नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 4 मई 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट एंड रिलेटेड इक्विपमेंट टू इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। चारों एग्रीमेंट्स जो है दोस्तों इंडिया एंड यूएस के बीच में ऑलरेडी साइन हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने केवल इंडिया के साथ ऐसे एग्रीमेंट साइन किया है, कई सारे पार्टनर कंट्री के साथ यूएस ने ऑलरेडी ये साइन किया है, इंडिया भी उसमें से एक है। अब ब्रीफली जान लेते हैं दोस्तों ये चारों एग्रीमेंट के बारे में। सबसे पहला जिसोमिया, जिसका फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इससे होता क्या है, दिस अलाउज मिलिट्रीज टू शेयर द इंटेलिजेंस गैदर्ड बाय देम। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा दुनिया भर की मिलिट्रीज के पास इंटेलिजेंस गैदरिंग यूनिट्स रहता है, जिसको हम इंटेलिजेंस यूनिट्स बोलते हैं। जैसे इंडिया का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग वगैरह है, हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो है कि नहीं। ये सब ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो हमारी स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं। मतलब दूसरे कोई कंट्री हमारे अगेंस्ट कोई प्लान कर रहा है या नहीं, या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अटैक करने वाला है या नहीं, इस तरह की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इंटेलिजेंस यूनिट्स जो है। तो अगर यूएस से रेलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन मिल गया, अगर यूएस के अगेंस्ट कोई ऐसे प्लान कर रहा है, तो वो भी इंफॉर्मेशन हम यूएस को शेयर करेंगे, और यूएस भी वाइस वर्सा इंडिया के लिए भी जो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर करेंगे। तो यूएस के लिए तो ये एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है अफगानिस्तान, तालिबान, ये सब केसेस जो है यूएस ने जो ट्रूप्स इन्वेट किया है बेसिकली इराक, अफगानिस्तान वगैरह, तो यूएस के अगेंस्ट भी कई सारे पॉलिसीज या प्लानिंग बन सकता है। तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमें भी अगर मिल जाए तो हम भी शेयर करेंगे उनके साथ। यह है जिसोमिया, राइट। अब लेमोवा, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये क्या कहता है, दिस अलाउज बोथ कंट्रीज टू हैव एक्सेस टू ईच अदर्स डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज। देखिए दोस्तों, इसका मतलब यह है कि मान लो कोई यूएस का वारशिप या कोई एयरक्राफ्ट इंडिया की तरफ आ रहा है, बेसिकली इंडियन ओशन की तरफ आ रहा है, और उनको और आगे जाना है और वापस भी तो जाना है, तो तब इनकी जो वारशिप से एयरक्राफ्ट है, ये सबका रीफ्यूलिंग, तेल भरने वाला काम इंडियन मिलिट्री फैसिलिटीज में हो सकता है। एंड वाइस वर्सा, इंडिया भी अगर अटलांटिक ओशन की तरफ जा रहा है, पैसिफिक ओशन की तरफ जा रहा है, तो यूएसए में जितनी उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज है उधर से रिप्लेनिशमेंट, रीफ्यूलिंग वगैरह कर सकते हैं। रिप्लेनिशमेंट का मतलब क्या है, जितनी भी चीज़ें चाहिए, जैसे खाना हो गया, कोई और सप्लाईज हो गया, वो सब भी भर सकता है, ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए जो भी होता है। तो रिप्लेनिशमेंट भी हो सकता है, रीफ्यूलिंग भी हो सकता है। ये साइन हुआ था 2016 में, और जिसोमिया साइन हुआ कब, 2002 में। अब देखिए कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। देखिए दोस्तों, ये जो कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का इंडियन वर्जन है कोमक्यासा। ये तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा कोमक्यासा के बारे में। कोमक्यासा का फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट। ये बेसिकली जो सिस्मोआ है इसका इंडियन वर्जन है। इंडिया के लिए स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस किया था, ठीक है। अब देखिए बेसिकली ये क्या कहता है, दिस अलाउज इंडिया टू प्रोक्योर ट्रांसफर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट फॉर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा इंडियन एयरफोर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स से कई सारे एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, जैसे C-17 ग्लोब मास्टर है, C-130 है, P-8I से, P-8I जो नेवी यूज़ कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये सब में कई सारे एडवांस्ड इक्विपमेंट्स भी रहते हैं। एक कोमक्यासा एग्रीमेंट साइन होने से क्या है, इंडिया भी इस तरह के एडवांस इक्विपमेंट्स जो एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल कर सकता है वो भी खरीद सकता है, ठीक है। ये हो गया, ये साइन किया है 2018 में, राइट। अब ये बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसको बेका बोलते हैं, दिस विल अलाउ इंडिया एंड यूएस मिलिट्रीज टू शेयर जियोस्पेशियल एंड सैटेलाइट डेटा विद ईच अदर। देखिए दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो सैटेलाइट डेटा है, अगर यूएस ने कोई सैटेलाइट भेजा है और इसकी जो डेटा है बेसिकली वो कैमरा की तरह काम करते हैं कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये जो बेका एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया के पास इतना कड़क कोई सैटेलाइट नहीं है जो हमारे लिए पूरा जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन दे जाए, ठीक है। वैसे इंडिया अपनी एक जीपीएस टाइप का नेविगेशन सिस्टम बनाने की कोशिश में, आपको पता ही होगा नाविक के बारे में, पर उसके लिए जितना सैटेलाइट्स भेजना चाहिए वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी हम अमेरिकन सिस्टम जो है जीपीएस उसकी इस्तेमाल करते हैं। पर ये जो बेका एग्रीमेंट है बेसिकली मिलिट्री बेस्ड है, ठीक है। अब मिलिट्री यूसेज के लिए जियो स्पेशल एंड सैटेलाइट डेटा जो है इंडिया यूएस शेयर करेंगे। ये 2020 में साइन हुआ था। अगर ये एग्रीमेंट काफ़ी पहले कारगिल वार के टाइम पे साइन हुआ होता तो केस कुछ अलग ही होता, ठीक है। इंडिया ने कारगिल वार के टाइम पे
यूएसए को पूछा था कारगिल वार के फुटेज चाहिए हमें, ऊपर से सैटेलाइट वाला ये दो, हमें कई हेल्प हो जाएगा करके, पर यूएस ने मना किया था। इसलिए इंडिया ने अपना एक नेविगेशन सिस्टम या अपना ही सैटेलाइट होना चाहिए जिससे इंडिया को पूरा जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वो तो पुरानी बात है। वैसे ये समझ लीजिए बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेट एग्रीमेंट के बारे में, जिसको बेका बोलते हैं, ये लेटेस्ट साइन हुआ है, आप साइन हुआ है। बेसिकली आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जिसोमिया 2002 में, फिर लेमोवा 2016 में, फिर कॉमकैसा 2018 में, एंड फाइनली बेक्का जो 2020 में। ये भी ध्यान दीजिएगा। तो हमारा आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, recently the National Crime Records Bureau says 330 people died in commercial building fires in 2019, while fatalities for residential or dwelling buildings were much higher at 6,329. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए दोस्तों, न्यूज़ ये आया था कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक रिपोर्ट आया हुआ है जिसमें इन्होंने ये बोला है 330 लोगों की मौत हुई है कॉमर्शियल बिल्डिंग फायर से, वो भी 2019 में। एंड कई सारे फैटलिटीज़ भी रिपोर्ट हुआ है, इसका नंबर है 6,329। आपने रिसेंटली सुना होगा महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल में फायर हुआ था जिसके कारण कई सारे कोविड-19 पेशेंट्स का भी डेथ हुआ था। तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली बिल्डिंग फायर्स को कंट्रोल करने के लिए जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके लिए एक नेशनल बिल्डिंग कोड बनाया था 2016 में ही। वैसे नेशनल बिल्डिंग कोड जो है ये पब्लिश करते हैं हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसको हम BIS बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन का एक एजेंसी है बेसिकली। तो पहले ये जो BIS का रिपोर्ट आता था एज नेशनल बिल्डिंग कोड, ये रिकमेंडरी डॉक्यूमेंट था, मतलब स्टेट्स को ये फॉलो करना इतना ज़रूरी नहीं था। अब गवर्नमेंट ने इतने सारे केसेस होने के बाद इसको स्ट्रिक्ट किया है। इन्होंने ये बोला है स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड टू इनकॉर्पोरेट इनटू देयर लोकल बिल्डिंग बायलॉज। लोकल बिल्डिंग के लिए, लोकल बिल्डिंग्स जब बनाते हैं उसमें जितने भी बायलॉज है, जितने भी लॉज फॉलो करना होता है, इसमें जो नेशनल बिल्डिंग कोड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो नेशनल बिल्डिंग कोड में जितने प्रोविजंस लिखा हुआ है, जितने रिकमेंडेशंस लिखा है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला है, ठीक है। इतने सारे केसेस होने के बाद ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आप देखिए फायर सर्विसेज इज ए स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, ये यूनियन सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट एंड हैज बीन इंक्लूडेड एज ए म्युनिसिपल फंक्शन इन द 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 12th शेड्यूल में अंडर आर्टिकल 243 में ये क्लियरली लिखा हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए क्या क्या बोला है। फायर सर्विसेज से सेंट्रल सब्जेक्ट, गलत। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, वेरी करेक्ट। ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स शुड फॉलो द रिकमेंडेशंस मेड थ्रू नेशनल बिल्डिंग कोड एज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ये भी मैंने अभी भी बोला। तो 2 and 3 इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 3. Recently, Indian Navy has launched Operation Samudra Setu II for shipment of oxygen-filled containers to India. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन A 1 ओनली, स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में बताया हुआ इधर। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है फॉर शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फील्ड कंटेनर्स टू इंडिया। देखिए आप सबको पता है ऑक्सीजन की कमी है हमारे देश में अभी, तो दूसरे देशों से ऑक्सीजन फील्ड कंटेनर्स लेके आ रहा है। बेसिकली जो लिक्विड ऑक्सीजन है मेडिकल यूसेस के लिए वो लेके आ रहा है इंडियन नेवी के थ्रू। इंडियन नेवी ने ये जो ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। अब आप सोच रहे होंगे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है तो फर्स्ट क्या है। देखिए एक्चुअली ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया था मई 2020 में एज पार्ट ऑफ द नेशनल एफर्ट टू रिपैट्रिएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक जब शुरू हुआ था 2020 में, जब धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा था, तब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कई इंडियंस दूसरे देशों में फंसे थे। तब इंडियन नेवी ने भी अपना पार्ट निभाया था, उन्होंने भी शिपों में दूसरे देशों में फंसे हुए लोगों को वापस इंडिया लेके आया था ऑपरेशन समुद्र सेतु के द्वारा। अब ये समुद्र सेतु 2 है जिसमें ऑक्सीजन फील्ड कंटेनर्स लेके आएंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए VBM वंदे भारत मिशन इज द बिगेस्ट सिविलियन इवैक्यूएशन। देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु भी सिविलियन इवैक्यूएशन ही था, पर यह सबसे बड़ा सिविलियन इवैक्यूएशन एक्सरसाइज आप बोल नहीं सकते। सबसे लार्जेस्ट सिविलियन इवैक्यूएशन एक्सरसाइज था वंदे भारत मिशन, जिसमें लाखों लोगों को दूसरे देशों से इंडिया लेके आए थे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज द लार्जेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज एवर हैपेंड इन इंडिया, राइट। इट हैज सरपास्ड द लार्ज स्केल एयरलिफ्ट ऑफ 1,77,000 पीपल इन 1990 एट द ऑनसेट ऑफ गल्फ वॉर। देखिए दोस्तों, आपने एयरलिफ्ट मूवी देखा होगा अक्षय कुमार वाला, जिसमें दिखाते हैं ना कुवैत से वगैरह एयर इंडिया फ्लाइट से इंडियंस को वापस इंडिया लेके आ रहे हैं, क्योंकि उधर गल्फ वॉर चल रहा था।
सद्दाम हुसैन वाला, ठीक है। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन एक्सरसाइज था जिसमें करीब 1,77,000 लोगों को लेके आया था। पर ये वंदे भारत मिशन जो है ना दोस्तों, ये अभी सबसे लार्जेस्ट हो गया क्योंकि इससे कई ज़्यादा लोगों को वापस इंडिया लेके आया है, ठीक है। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है। स्टेटमेंट 1 में ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में लिखा है, लॉन्च इन मई 2020 एज पार्ट ऑफ द नेशनल एफर्ट टू रिपैट्रिएट इंडियन सिटीजन। वेरी करेक्ट, बेसिक डेफिनेशन है। सेकंड में क्या लिखा है, इट इज द बिगेस्ट सिविलियन इवैक्यूएशन एक्सरसाइज टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि वंदे भारत मिशन है बिगेस्ट सिविलियन इवैक्यूएशन, ऑपरेशन समुद्र सेतु नहीं है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग G7 ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, G7 ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज के बारे में, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1975। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, 1975 में G7 ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज फॉर्म हुआ था। द ब्लॉक मीट्स एनुअली टू डिस्कस इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। क्या क्या डिस्कस करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के बारे में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में एंड एनर्जी पॉलिसी के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं G7 ग्रुपिंग में कितने कंट्रीज है। US, जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली, कनाडा। आपको समझ में आ गया होगा, ये जो G7 ग्रुपिंग है ना दोस्तों, ये अमीरों का एक ग्रुपिंग है। जितने कंट्रीज का इकोनॉमी सबसे एडवांस्ड है, जितने का GDP जो है वो करंटली लार्जेस्ट है, यही सब G7 ग्रुपिंग में मेंबर्स है। तो अमीरों का एक ग्रुपिंग आप बोल सकते हो, देख ही सकते हो, US, जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली, कनाडा एक्सेट्रा। तो इतने कंट्रीज G7 ग्रुपिंग में मेंबर्स हैं। अब देखिए, वैसे ये रिचेस्ट कंट्रीज का ग्रुपिंग है, पर इतना इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग आप नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि देखो इट डज नॉट हैव ए फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और फिक्स हेडक्वार्टर्स। इनका कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई संविधान नहीं है कैसे कैसे काम होना चाहिए, कोई बाइलॉस है, यह सब कुछ नहीं है। एंड ना कोई फिक्स हेडक्वार्टर्स, इनका हेडक्वार्टर्स भी नहीं है। डिसीजंस टेकन बाय लीडर्स ड्यूरिंग एनुअल समिट्स आर नॉन बाइंडिंग ऑल्सो। ठीक है, जितने डिसीजंस लेते हैं इंटरनेशनल लीडर्स, सारे रिच कंट्री से, कोई दूसरे की सुनेगी भी नहीं ठीक से। तो जितने डिसीजंस भी लेता है ना, वो नॉन बाइंडिंग है, मतलब इसको फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप समझ सकते हो इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है, फिर भी ये रिचेस्ट कंट्रीज का ग्रुपिंग है। ठीक है, करीब 40% ऑफ पूरा दुनिया का वेल्थ जो है इन्हीं के पास होगा, 40 या 40 से ज़्यादा ही होगा, राइट। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1975। वेरी करेक्ट। देयर आर नो G7 मेंबर्स फ्रॉम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और द सदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही। आप अगर मैप देखोगे आपको पता चलेगा सदर्न हेमिस्फीयर में से कोई कंट्री नहीं है। ठीक है, वैसे अफ्रीका में से तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लैटिन अमेरिका से भी नहीं है। ठीक है, जितने कंट्रीज है वो सारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में से हैं, या यूरोप, मैक्सिमम तो यूरोप से है, एंड एक नॉर्थ अमेरिका से है जो US से है। ठीक है, एंड एशिया से भी है, जापान। वैसे तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, G7 हैव ए फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन एंड फिक्स हेडक्वार्टर्स एट न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। बिल्कुल गलत है। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, it is responsible for the administration of Government of India, transaction of business rules 1961 and allocation of business rules 1961. It is also responsible for facilitating the smooth transaction of business in ministries, departments of the government. It provides secretarial assistance to the cabinet and its committees and also assists in decision making in government by ensuring inter-ministerial coordination. About which of the following the statement refers to? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, कैबिनेट सेक्रेटरीट। देखिए दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरीट का मेजर फंक्शन एंड रोल्स जो है इसी क्वेश्चन में लिखा है। क्या लिखा है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है एक्चुअली वो कैबिनेट सेक्रेटरीट के थ्रू ही होता है। इनका काम है, 2 रूल्स है इनका, बाइबल आप बोल सकते हो, ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस 1961। इस रूल के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन ये कैरी आउट करते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द स्मूथ ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस इन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, जो पार्लियामेंट में लॉ मेकर्स है वो लोग क्या करते हैं, बिल पेश करते हैं, लॉ पास करते हैं, जितने पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। पर इसका जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के थ्रू होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द स्मूथ ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस इन मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट्स रहते हैं, वो सबके थ्रू। ठीक है, इट प्रोवाइड सेक्रेटरियल असिस्टेंस। देखिए, जितने भी कमिटीज बनता है, कैबिनेट मीटिंग्स होता है, ये सब उनका प्लान, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह प्लान करके एजेंडा सेट करते हैं। इसके बाद जो एक्चुअल काम होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट के थ्रू है।
ये लोग जितने सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं कैबिनेट्स के लिए और जितने भी पार्लियामेंट्री कमिटीज है उनके लिए, एंड ऑल्सो असिस्टेंट डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट बाय इंश्योरिंग इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। अब देखिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो एग्जीक्यूटिव का है उसमें भी ये लोग हेल्प करते हैं और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन करते हैं। ये क्या है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन? देखिए अगर कोई भी एक प्लान को या प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है कोई भी मिनिस्ट्री को, तो ऐसा नहीं है वो मिनिस्ट्री अकेला ही करेगा, उसमें कई सारे प्रोविजन ऐसा होगा जिसमें दूसरे मिनिस्ट्रीज का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन है, एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री के साथ इन्वॉल्व होने वाला काम, ये सब कैबिनेट सेक्रेटरीट के थ्रू ही होता है। वैसे एक कैबिनेट सेक्रेटरी भी होता है, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है कि नहीं। अब देखिए सो द आंसर इज, ये जो जितने स्टेटमेंट्स लिखा है दिस रिलेट्स टू ऑप्शन सी कैबिनेट सेक्रेटरी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था ब्लू टू ग्रीन मिनरल के बारे में जो एक कलर भी है। आंसर इज ऑप्शन बी टर्कोइज। काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था। एक्सप्लेनेशंस में सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशंस मैंने सेलेक्ट किया है एकांश सिंह, श्रवणी हटकर, नमिता सिंह, करिश्मा चौधरी, अजित कोलेकर एंड सौरव ठाकुर के। इन 6 में से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स वो भी प्रिसेसली बोला है एकांश ने और श्रवणी ने। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशल कंग्रेट्स टू एकांश एंड श्रवणी। देखिए दोस्तों आप लोग जब एक्सप्लेनेशन देते हो प्रिसेसली लिखने की कोशिश करो पॉइंट वाइज, राइट। आज का क्वेश्चन देख लीजिए। सम एनिमल्स लाइक रेड पांडास गो इनटू ए डीप स्लीप टू कंजर्व एनर्जी वेयर देयर बॉडी टेम्परेचर लोवर्स एंड देयर रेस्पिरेशन रेट गोस डाउन। दिस डीप स्लीप रेट इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, आपका रिविजन हो रहा होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।